some more parts, like debentures trustees क्या होता है, disclosure of debentures balance sheet कैसे होता है, all these things we are going to understand. तो हमने कल सिर्फ मीनिंग्स समझा था, डिफरेंसेस समझे थे शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में, और शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स के बीच में, राइट. लेट्स सी, लेट्स वॉच आउट. डिबेंचर ट्रस्ट डीड, द न्यू टॉपिक. ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड होता क्या है? नॉर्मली जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, राइट, व्हेन द कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक, राइट, उसको कुछ ट्रस्टीज को अपॉइंट करना पड़ता है, राइट. ट्रस्टीज को अपॉइंट करने का मतलब ये होता है कि आपको ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी. तो वो ट्रस्ट डीड क्या होते हैं कि जो ट्रस्टीज वो डिबेंचर्स की रखेवाली करेगा, यानी जो पैसा आएगा डिबेंचर्स का उसकी रखेवाली करेगा. So it is the responsibility of the trustees to protect the interests of the debentures holders through the powers granted by the trust deed. ये ट्रस्टीज लोग क्या करते हैं, यानी मैनेजर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स या फिर सीईओ, वो लोग नहीं करते, राइट, उसको संभालने का काम. वो बेसिकली कौन करता है? ट्रस्टीज करते हैं. उसके लिए ट्रस्ट डीड होती है, और ये ट्रस्ट डीड वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंटरेस्ट किसके? डिबेंचर होल्डर्स के, राइट. सो डिबेंचर ट्रस्ट डीड ऑलवेज बनाई जाती है whenever the debentures are issued. नेक्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ द डिबेंचर्स इन बैलेंस शीट. ये डिबेंचर्स बैलेंस शीट पे कैसे डिस्क्लोज होता है? हमको पता है कि डिबेंचर्स बेसिकली एक तरह की लायबिलिटी है, राइट. सो लायबिलिटी है तो वो कहाँ दिखाया जाएगा? शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट. वो इक्विटी और लायबिलिटी पार्ट पे दिखाई जाएगा बैलेंस शीट में, राइट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी और लायबिलिटी पार्ट में अगर हम दिखाते हैं, राइट, तो भी वो कहाँ दिखाया जाएगा, क्योंकि वो बोरोइंग्स एक तरह की है, ये एक्चुअली ओनरशिप नहीं है, हमने कल भी पढ़ा था. सो they can be a short term borrowing, they can be a long term borrowing. तो यहाँ पे लिखा है कि डिबेंचर्स में बी इशूड फॉर अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म. अगर वो लॉन्ग टर्म है, यानी 7 साल, 10 साल, 12 साल के लिए डिबेंचर्स है, तो they are shown as either long term borrowings under the head non current liabilities और short term borrowings under the head current liabilities. अगर वो 1 साल के अंदर के लिए है, राइट, या फिर 1 साल के अंदर मैच्योर हो रहे हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म के तौर पे दिखाया जाएगा. और अगर वो 5 साल, 6 साल, 7 साल कुछ भी लंबे अरसे के लिए, फॉर मोर देन 1 ईयर, हम उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग की तरह दिखाएंगे. ये डिपेंड करता है कि डिबेंचर का टेन्योर क्या है. कब डिबेंचर लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी होता है, राइट. सो यहाँ पे लिखा है डिबेंचर व्हेन लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी कब होता है. तो नॉन करंट लायबिलिटी, आई होप दैट आपको लाइन आइटम्स भी मुंह जबान होगी. आपके बैलेंस शीट कर दिए ना सबने? यस. याद है कि नहीं बैलेंस शीट आपको, या वैकेशन में भूल गए? आई एम जस्ट आस्किंग यू. हेलो. Yes, sir. बैलेंस शीट लाइन आइटम्स याद है ना सबको? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में. यस, एवरीवन, फागुन, वैष्णवी, मैक्साई, सोहेल. Yes, sir. ओके. सो हमको पता है कि नॉन करंट लायबिलिटीज कब बताई जाती है? व्हेन दे आर ड्यू फॉर द रिडेम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स. यानी अगर 1 साल, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 1 साल के ऊपर के पीरियड के बाद अगर रिडीम होने के वाले हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म में दिखाया जाएगा. और वो 1 साल के अंदर रिडीम होने वाले हो तो उसको शॉर्ट टर्म में दिखाया जाएगा, राइट. द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हमको पता है कि 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज मोर, हमको ये भी पता है, राइट. तो ये आपको याद रखना है ऑलवेज. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मली ऑपरेटिंग साइकिल को ही, ऑपरेटिंग साइकिल का जो फंडा है उसको यूज किया जाता है. तो इट शुड बी मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल. आइडियली शुड ऑलवेज बी मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल. एग्जांपल दिया है, नीरोस लिमिटेड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2026, 2026 में रिडीम होने वाले हैं, राइट. उनकी ऑपरेटिंग साइकिल है 24 महीनों की, यानी 2 साल, 24 मंथ्स.
If the balance sheet is at 31st March 2020, such debentures will be shown as a long term. अगर हम 31st March 2020 की बात करें तो उसको लॉन्ग टर्म दिखाया जाएगा बिकॉज इट इज मोर देन द ऑपरेटिंग साइकिल। एंड 2022 तक आप अगर वो 2022 के अंदर कुछ होता तो उसको हम शॉर्ट टर्म या करंट बोलते हैं, पर क्योंकि ये 2026 में रिडीम होने वाला है हम उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। बराबर है, बिकॉज दे आर रिडीमेबल आफ्टर 31st March 2021, that is 12 months, and also after 31st March 2022, that is operating cycle। समझ में आ रहा है ये क्लियर हो रहा है सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो कैसे दिखाए जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिखेंगे, इसमें इक्विटी लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट 1 लिखेंगे, और वो नोट 1 में क्या लिखेंगे हम? 10,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 each, राइट? 10,000 into 100, that is 10 lakh। बराबर है, ये पूरा जाएगा लॉन्ग टर्म के नेचर में, राइट? So if the question is silent, debenture should be taken as a non-current liability and thus shown as the long-term borrowings। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको नॉन करंट लायबिलिटी की तरह लिया जाएगा, राइट? कुछ भी नहीं बोला हो तो याद रखना है कि डिबेंचर्स इज ऑलवेज अ नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की तरह ही लिया जाएगा। शॉर्ट टर्म तभी लिया जाएगा जब क्लियर मेंशन है कि वो 12 मंथ्स के अंदर या विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल उसको रिडीम किया जा रहा है। अगेन इंपॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पे, याद रखिए, unless the question requires otherwise, unless stated otherwise, debentures are shown or classified as long-term borrowings under the head non-current liabilities। याद रखिएगा, always अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की तरह ही ट्रीट करना है। आगे, when debentures become short term then, अभी ये भी सवाल है कि शॉर्ट टर्म कब होगा, तो एकदम जाहिर सी बात है, बहुत इजी है कि डेफिनेटली इट शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, विच एवर इज मोर। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर 10,009% डिबेंचर्स 100 रुपीज ईच के दे आर इश्यूड एट ऑन 1st April 2019, रिडीमेबल ऑन 31st March 2021, 19 वाले डिबेंचर्स 2021 31st January को रिडीम हो रहे, राइट? This debentures will be shown as a short term under the head current liability, right? क्योंकि इनका रिडम्पशन अगर आप देखोगे ध्यान से, they are issued to be redeemed, right? अब बैलेंस शीट हम बना कब रहे हैं? 31st March 2020 को। तो 31st March 2020 में अगर हम बैलेंस शीट में बना रहे हैं तो उसके बाद कितना पीरियड बाकी है? 12 मंथ्स कब आता है 31st March 2020 का? When 12 months will be get over, the 12 months will get over by 31st March 2021 को। बराबर है, और ये डिबेंचर भाई साहब रिडीम कब हो रहे हैं? 31st January 2021 को। तो मार्च से पहले रिडीम हो रहे, देखो ध्यान से, राइट? तो जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाओ, यानी जिस वक्त बैलेंस शीट की डेट बने, राइट? बैलेंस शीट जब बनाए, बैलेंस शीट की डेट बने, उसके बाद के अगर 12 मंथ्स के अंदर रिडीम हो रहे हैं, उसके बाद का 12 मंथ्स कब आता है? The 12 months gets over by 31st March 2021, और हम रिडीम कर रहे हैं 31st January 2021 को। 12 मंथ्स के अंदर अगर रिडीम कर रहे हैं तो याद रखिए उसको शॉर्ट टर्म नेचर का बोला जाएगा या करंट लायबिलिटी के तौर पे बोला जाएगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Okay. Whether the debentures are long-term borrowings or the short-term borrowings, it is determined on the date of the issue of debentures। लॉन्ग टर्म नेचर का है या शॉर्ट टर्म है वो डिपेंड करता है कि किस दिन को आप बोल रहे हो। एग्जाम्पल, अगर मैं यही बैलेंस शीट अगर 31st मार्च 2019 को बनाता तो लॉन्ग टर्म नेचर का बोला जाता, और 31st मार्च 2020 को वही
डिबेंचर्स को मैं शॉर्ट टर्म बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी रिडीम होने के टाइम नजदीक आ गया है। रिडीम होने का टाइम जितना दूर अगेन उतना अब लॉन्ग टर्म नेचर हो सकता है। जैसे ही रिडीम होने का टाइम ऑपरेटिंग साइकिल के विदिन आ जाता है तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस, इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। Yes, sir. लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बॉर्डरिंग डिबेंचर को कब बोलना है डिपेंड करता है कि उसका डेट क्या इश्यू होने का। तो यहाँ पे लिखा है कि उसको शॉर्ट टर्म बॉर्डरिंग कब माना जाएगा, जब वो उसका रिडीम्शन पीरियड बहुत नजदीक होगा। जैसे रिडीमेबल अगर 31 जनवरी को है और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, राइट, तो उस टाइम पे ये एंटायर डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म का हो जाएगा। फाइन। ना ये तो हो गया शॉर्ट टर्म कब और लॉन्ग टर्म कब। आपको डिबेंचर्स को ये भी समझना है कि कोई डिबेंचर ऐसे होता है कि वो है तो लॉन्ग टर्म बट उसका कुछ पार्ट, पूरा डिबेंचर्स नहीं पर कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म का होता है, राइट। अगर वैसा कुछ पार्ट शॉर्ट टर्म का है तो वैसे पार्ट में हम क्या बोलेंगे, वी से देयर इज अ वर्ड फॉर इट, वी से इज करंट मैच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स। हम क्या बोलेंगे, यानी वो पूरा डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म डेट की है पर क्योंकि उसमें से कुछ पार्ट अभी मैच्योर हो रहा है उसको हम करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम से जानेंगे। नॉर्मली वो करंट वो सॉरी नॉर्मली तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, राइट। समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। डिबेंचर नॉर्मली शोन एज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉर्मली हम लॉन्ग टर्म बोरिंग के नाम से ही जानते हैं। हाउएवर अगर पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन, कुछ पार्ट अगर रिडम्पशन के लिए ड्यू हो रहा है विद इन 12 मंथ्स द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, तो वैसे ही चीज को हम करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम से जानेंगे अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे समझ लो कि आपकी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2020, ये आपकी बैलेंस शीट डेट है, राइट। इसको थोड़ा अच्छे से ट्रीट करता हूँ तो डेफिनेटली उसको रेड करता हूँ मैं थोड़ा, राइट। डेडलाइन है ये हमारी, ऐसे समझ लो। एंड उसमें से कुछ पार्ट डिबेंचर्स बहुत ज्यादा है, राइट। यहाँ पे लिखा है ओनली अ पार्ट, कुछ पार्ट से 1000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, वो हम रिडीम करने वाले कब, हम उसको रिडम्पशन करने वाले 31 जनवरी 2021 को। तो अगर 31 मार्च 2020 की डेट है उसके उसके 12 महीने कितने होते हैं, 31 मार्च 2021, और उसमें से भी हम कुछ डिबेंचर रिडीम करने वाले हैं 10 महीने के अंदर, यानी कि 31 जनवरी 2021 को। दैट इज यू कैन से विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर। पर अगर एक्चुअली सभी डिबेंचर्स देखने जाए तो बाकी के डिबेंचर लॉन्ग टर्म ही है। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ उतना ही जितना कि हम रिडीम करने वाले हैं, जितने डिबेंचर्स, उतने डिबेंचर्स को ही these 1000 debentures will be shown or classified under the head current liabilities and subhead other current liabilities, और उसमें भी current liabilities में other current liabilities में भी current maturities of long term debts के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. क्लियर? तो ये करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स किसके लिए है? वो उसके लिए है कि जब ज्यादातर डिबेंचर्स आपके जो पूरा लॉट है वो लॉन्ग टर्म नेचर का है पर उसमें से कुछ पार्ट ही अगर अभी रिडीम होने वाले हैं तो उसको करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोला जाएगा। तो इसमें दो तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। अगर आप करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स को लिखना चाहते हो तो करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में आपको लिखना पड़ेगा, उसके नोट में हम लिख लेंगे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। उसको दिखाना है कि कितना, तो जितना हम विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के अंदर रिडीम करने वाले हैं उतना ही हम करंट मैच्योरिटीज फॉर लॉन्ग टर्म डेट्स दिखाएंगे। बाकी का उसके अलावा अगर कुछ होगा, फॉर एग्जांपल ये 1000 हमने अभी किया पर बाकी हो सकता है
कि ये पूरा लॉट होके और 10,000 था तो 9,000 बाकी के जो डिबेंचर्स होंगे वो उसको लॉन्ग टर्म में ही दिखाएंगे, वो यहाँ पे नहीं आएगा। सबको क्लियर हो रहा है ये? डाउट्स? If you have doubts, just raise your hand, beta. Fagun, Khushi, Makshay, Sohel, Vaishnavi. Getting this? यस सर। ओके, तो हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कब होता है, हमने देखा कि लॉन्ग टर्म कब होता है, और अभी हमको ये भी देखना है राइट कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट कब होता है, तो वो भी देख लिया हमने। नाउ इश्यू कैसे होता है, जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स देखा था, यहाँ पे हम सीधा वैसे ही इश्यू ऑफ डिबेंचर्स देखेंगे। तो जैसे हमने देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स में भी, वो एकदम टिपिकल उसके जैसा ही है, शेयर्स जैसा ही है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो इश्यू ऑफ शेयर्स अगर आपने देखा था तो आपको याद होगा इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर कि लमसम में भी हम इश्यू करते थे, पूरा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम पे मंगा लेते थे, या फिर हम टुकड़ों में मंगा देते पैसे। तो दैट अगेन देयर आर टू वेज इन हियर आल्सो, लमसम भी हो सकता है या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, दोनों चीज यहाँ पे जायज है। यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया क्या है, शेयर्स में याद रखो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन था। क्या था? शेयर्स में अगर 90% पैसा नहीं आए तो आप उसको इश्यू नहीं कर सकते थे, बराबर है। यहाँ पे वो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया 75% है, यानी 75% ऑफ द डिबेंचर्स सब्सक्राइब होने ही चाहिए आपके, तो ही आप उसको इश्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप इश्यू नहीं कर सकते। ये सेक्शन 39 ऑफ द वन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्लियर बोलता है। यहाँ पे तो कंपनीज एक्ट बोलती है, वहां पे सेबी बोलता था, याद रखिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 का प्रावधान ही है राइट, कि 75% ऑफ द डिबेंचर्स नहीं आए देन यू कैन नॉट इश्यू। नाउ द डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड, इसमें तीन कैटेगरी, तीन पार्ट ओपन है। याद करिए शेयर्स में सिर्फ दो चीज ओपन थी राइट, बट यहाँ पे तीन चीज ओपन है, यानी शेयर्स में क्या हुआ था कि वी नो दैट शेयर्स कैन बी इश्यूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे तीसरा पार्ट भी है, दैट इज फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अभी ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है हम देखेंगे, समझेंगे डेफिनेटली। एंड अगर डिबेंचर्स की हम बात करें तो वो इश्यू होने के टाइम पे पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, जो डेफिनेटली शेयर भी हो सकता था, पर शेयर कभी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता था। पर यहाँ पे डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों पे इश्यू हो सकता है। यानी 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में हो सकता है, दैट इज एट पार। 100 रुपए का डिबेंचर 110 रुपए में, यानी जिससे ज्यादा रुपए में, यानी एट प्रीमियम। और 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में, यानी उससे कम रुपए में भी इश्यू हो सकता है, दैट इज अ डिस्काउंट। समझ में आ रहा है ये? यस सर। राइट, अभी हम हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले डिबेंचर में भी इश्यूड फॉर कैश, और उसमें भी हम तीन कैटेगरी समझेंगे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में राइट। बाद में कंसिडरेशन अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी। तो वन बाय वन हम समझते हैं। नंबर वन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। अगर रोकड़े में हम उसको कैसे इश्यू करें। डिबेंचर इश्यूड फॉर कैश में भी इश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, उसमें भी तीन कैटेगरी है राइट। आइदर इट कैन बी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। हम पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, या डिस्काउंट पे कर सकते हैं। पार का मतलब ये होता है, मैंने जैसे बताया आपको कि 100 रुपीज का अगर डिबेंचर है, फेस वैल्यू उसके 100 है, हम उसको इशू करते हैं 100 रुपीज में ही एट पार। 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, उससे ज्यादा में हमने इशू करना है, जैसे 125 रुपए में इशू करना है, तो इट इज कॉल्ड प्रीमियम। ये 25 रुपया जो एक्स्ट्रा में लिया वो कहाँ जाएगा, जैसे हम शेयर्स में भी कहाँ जाता था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता था, यहाँ पे भी वहीं जाएगा राइट। और ये इसका प्रावधान है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रावधान है सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का राइट, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के कुछ ही जगह पे उसके पैसे यूज हो सकते हैं,
आप उसको हर जगह पे पैसे उसका यूज नहीं कर सकते। और अगर डिबेंचर इशू पे डिस्काउंट है, राइट, डिबेंचर्स अगर डिस्काउंट पे अगर आप इशू कर रहे हो, राइट, दैट इज इश्यूड एट द प्राइस दैट इज लेस देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू, राइट, तो उसका मतलब होता है कि 100 रुपीज का डिबेंचर आप 90 में इशू कर रहे हो। याद रखिए, डिबेंचर्स का डिस्काउंट जब आप देते हैं तो इसके लिए एक नया अकाउंट ओपन होता है, राइट, दैट इज व्हाट वी कॉल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013, देखो कितना आप प्रीमियम लूट सकते हो या ले सकते हो उनके पास से, उसके लिए कोई रोक टोक जरूर होगी, पर इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि कितना आप डिस्काउंट चार्ज कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट जितना ज्यादा चार्ज करेगी उतना किसको फायदा होने वाला है? डिबेंचर्स होल्डर्स को। कंपनी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी तो डिस्काउंट में अगर इशू करेगी उसका मतलब ये होता है कंपनी को तो कम पैसे मिलेंगे, राइट। तो इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। सो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज नॉट स्पेसिफाइड द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन डिबेंचर्स। कितना डिस्काउंट अलाउ किया जाए डिबेंचर्स पे, इसके लिए कोई प्रावधान रखा नहीं है, कितना भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं। The issue price of debentures can be collected in lump sum or in installments. Let's say lump sum में किया जाए तो कैसे, राइट, हम देखते हैं, और टुकड़ों में अगर मंगाए जाए पैसे तो कैसे। लम सम में बहुत इजी है, हमको पता ही ऑलरेडी। हम क्या करते थे, नॉर्मली हम लिखते थे बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे लिखना है हमको बैंक टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उसका पैसा कहाँ जाएगा? नॉर्मली डिबेंचर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा जाता था इक्विटी शेयर कैपिटल में। इस ऐसे ही यहाँ पे पैसा कहाँ जाएगा? डिबेंचर्स में। और कौन से डिबेंचर्स है उसके लिए आपको इसके कूपन रेट के साथ लिखना पड़ेगा, 9% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, ऐसे। तो हम ऐसे लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, या व्हाटसोएवर जो भी डिबेंचर्स हो, उसका जितना भी परसेंटेज का ब्याज हो उस हिसाब से, राइट। अगर पैसा एक्सेस आ जाता है आपके पास तो उसको रिफंड मार दो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक करके। समझ में आ रहा है? ये इजी है, आपको अगर शेयर पड़ा है तो ये आपको आ जाना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट है, अगर हम टुकड़ों में अगर मंगाते हैं तो क्या करेंगे? अगर पैसे टुकड़ों में मंगाते हैं तो एप्लीकेशन मनी में क्या आएगा एंट्री? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और बाद में आएगा डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर्स या 10% डिबेंचर्स, राइट। ये पहली एंट्री रिवर्स, राइट। उसके बाद सभी एंट्री सीधी आएगी। उसके बाद हमको पता ही है, अगर एक्सेस पैसे प्रोराटा के हिसाब से अगर एडजस्ट करने हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, राइट। एग्जैक्टली शेयर की तरह ही है, और उसमें भी अगर एक्सेस पैसा अगर रिफंड करना है तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कैसे मंगाएंगे? ये तो थी यहाँ तक जो एंट्री थी, उसी कंबाइंड एंट्री भी आप पास कर सकते हो। ये पूरा था एप्लीकेशन का पार्ट, राइट। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री कैसे मंगाएंगे हम? डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स, एंड जब पैसे आएंगे तो हम लिखेंगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। वैसे ही कॉल मनी के पैसे कैसे मंगाएंगे? डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल, जो भी है कॉल, यानी फर्स्ट कॉल हो सकता है, फाइनल कॉल हो सकता है, तो उससे ज्यादा भी कॉल हो सकते हैं। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू लेट्स से 9% डिबेंचर्स एंड बैंक टू डिबेंचर्स कॉल। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ओके, यहाँ पे लिखा ही है क्लियर कट, इन केस more than one call is made, the call accounts according to title is debenture first call, debenture second call. अगर एक से ज्यादा कॉल अगर आप करते हो तो उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जा सकता है, राइट। अगर if only one call is made then it is called debenture first and final call,
राइट अकाउंट इन प्लेस ऑफ डिबेंचर फर्स्ट कॉल, अगर एक ही कॉल करोगे तो। चलिए अभी आपको ये एंट्रीज भी पता चल गई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सम्स स्लोली, राइट। बहुत इजी सम्स है। स्टार्टिंग का पार्ट है कि अगर डिबेंचर इश्यू करते पार पे, यानी 100 रुपए का डिबेंचर्स 100 रुपए में इश्यू होता है, तो क्या सिंपल है। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। और अगेन इश्यू प्राइस पेएबल इन लंप सम, पूरा पैसा एक साथ ही मंगवा दिया, तो कैसे आएगी एंट्री। SP Company Limited issued 20,009% debentures of ₹100 each at par, payable on application, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आएगा by 1st April 2020. Applications were received for 20,000 debentures. 100 रुपए का डिबेंचर्स है, 20,000 डिबेंचर्स पे पैसे मिले, कितना हो गया 20 लाख, राइट। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 5th अप्रैल, तो पैसे आने की डेट है 1st अप्रैल और अलॉटमेंट की डेट है यानी कि ट्रांसफर होने की डेट होगी 5th अप्रैल, राइट। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, सिंपल है। पहली एंट्री पहले पैसे आएंगे तो बैंक टू डिबेंचर, अभी इक्विटी मत बोलना, अभी क्या बोलना है हमको, डिबेंचर, सारी चीज डिबेंचर्स में होगा। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा 20 लाख, और डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर, क्योंकि 9% का डिबेंचर्स है तो हम बोलेंगे टू 9% डिबेंचर्स 20 लाख। समझ में आ रहा है, ये इजी है, Yes, sir. राइट। समझते दूसरा सम, डिबेंचर्स इश्यू एट पार, इश्यू प्राइस पेबल इंस्टॉलमेंट, अभी टुकड़ों में मंगवाया जा रहा है। Hammer Limited issued 4,000 10% debentures of ₹100 each. 4,000 debentures 100 रुपए का भाव, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, अभी टुकड़े में मंगवा रहे हैं तो 20 एप्लीकेशन पे है, एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, यानी 20 एप्लीकेशन पे तो 80 रुपया अलॉटमेंट पे। तो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, ये 5 साल के बाद रिडीम होने वाले हैं, कहने का मतलब कि ये लॉन्ग टर्म के नीचे के। Applications were received for the issue of debentures and allotment was made of to all applications. हमको रिसीव किए गए एप्लीकेशंस, राइट, जो डिबेंचर इशू के उसके सामने, और हमने अलॉटमेंट सबको किया। द अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, सो सिंपल सी बात है। ओके अभी मैं आपसे ही चाहता हूँ कि आप एंट्री पास कीजिए, राइट। कैमरा ऑन, कैमरा ऑन किया जाए। फाइन, सबसे पहले वैष्णवी पास करेगी एंट्री। Yes, sir. अभी आप अकाउंट Bank, से, यस, bank to debenture application 80,000. बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन ही होता है, टू डिबेंचर Bank क्यों to debenture एप्लीकेशन डायरेक्टली। हाँ कितना हुआ 80,000. 4,000 इंटू 20, ओके 20. 80,000। सोहेल मैक्साई, आपके कैमरा क्यों ऑफ है, मेहरबानी करके ऑन कीजिए, राइट। सर सर पीसी में बैठा हूँ मैं अभी। तो पीसी में भी कैमरा नहीं होता क्या, वेबकैम नहीं है? सर नहीं है वो। गजब हो, आपके पास आधी चीज होती है, आधी चीज होती नहीं कभी भी। मैक्साई का हेडफोन चल रहा है या वो भी इसका हेडफोन भी गया है? मैक्साई बेटा, मैक्साई सुन भी रहा है कि नहीं? मैक्साई आर यू देयर? पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके बेटा, वैष्णवी सेकंड एंट्री पास कीजिए। आप म्यूट हो बेटा, आप म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए पहले। Debenture application to debenture 10% 80,000. ओके वेरी गुड, जस्ट होल्ड ऑन, मुझे कॉल आ रहा है।
Okay, sorry. Next entry, Fagun. Sir, debentures allotment account debit to 10% debentures. कितना आएगा amount? 3,20,000. 80 into 4,000. Okay, 320,000. And then last entry, beta. Bank to debentures allotment. Bank to debentures allotment. How much? 3,20,000. Okay, fine, fair enough. Now, this is the only way that you need to do all the time, right? आपको इसी तरह से आपको entries करते रहना है. This is very very important. ये बहुत ज़्यादा important है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, right? I want the cameras to be there. I don't know, मैक शायद गायब हो गया वापस. 5 ही लोग बचे. अचानक ही गायब हो जाता है कभी भी. How you are going to show in the balance sheet? तो सिंपल सी बात है. ये पूरा जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हम ओनर्स कैपिटल के तौर पे दिखाते थे, राइट बेटा? पर इसको हम कैसे दिखाया जाएगा? इसको हम दिखाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज के तौर पे, राइट? और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के तौर पे दिखाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगा, राइट? और इसका नोट होगा, तो नोट में हमको लिखना पड़ेगा 4,000 10% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, राइट? और 4 लाख. वैसे ही अगर बैलेंस शीट में दूसरा पार्ट हमको पैसा मिला है बैंक से, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आएगा उसकी सेकंड नोट. अगर पूरी बैलेंस शीट पूछी है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस डालना है. अगर आपको इतना ही पूछा है कि आप सिर्फ हमको इक्विटी लायबिलिटीज का पार्ट दिखाओ, तो सिर्फ इतना ही दिखाओगे आप, और कुछ ज्यादा नहीं दिखाओगे. क्लियर? तो उस टाइम पे हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में नोट नंबर सेकंड में कैश एट बैंक, सॉरी कैश एट बैंक, दैट इज 4 lakhs. याद रखिए डिबेंचर्स में अगर कुछ बोला ना हो, यहाँ पे तो क्लियर कट वैसे भी बोला ही है फिर भी कि 5 साल के बाद रिडीम होगा, इसलिए लॉन्ग टर्म है. पर अगर बोला ना भी हो ना कुछ भी, तो भी आपको उसको लॉन्ग टर्म ही मानना है, जैसे हमने डिस्कस किया था, राइट? अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम. अगर प्रीमियम पे इश्यू किया जाए तो हमको पता ही है, अभी ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं कि प्रीमियम पे इशू किया जाए तो ज्यादा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, बराबर है? जैसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल में करते थे वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही. फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपए का डिबेंचर्स 110 रुपए में अगर आप इश्यू कर रहे हो, राइट, 10 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैपिटल रिसीट, और इसीलिए वो कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा. हमको ये भी पता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसके 5 ही यूटिलाइजेशन है. ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पूरा क्लियर कट. वापस उन्होंने वही चीज रिपीट यहाँ पे लिखी गई है. अगर आपको ये याद नहीं है तो ये टेबल को वापस रेफर कीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम और कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ 5 जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं बेटा, राइट? ओके, डायरेक्टली मैं सम पे जंप मार रहा हूँ, राइट? ये थियरी में आ सकता है, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद करके रखिएगा. इलेक्शन 3 पे हम जाते हैं, राइट? Intex Limited issued 10,000 10% debentures of 100 each at a premium of 10%. 10% का प्रीमियम यानी 100 रुपए के डिबेंचर्स पे 10% का प्रीमियम यानी 10 रुपया प्रीमियम. पेएबल विद एप्लीकेशन, ये पूरा पैसा लमसम में एप्लीकेशन के साथ ही मंगवाया गया है. Applications were received for all the debentures issued and allotment was made. पूरा पैसा आ गया और अलॉटमेंट भी कर दिया. चलिए खुशी, क्या एंट्री आएगी पहली बेटा? पहले बैंक अकाउंट टू डिबेंचर्स अलॉट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. ओके, अमाउंट क्या आएगा? उसमें अमाउंट 11 लाख. वेरी गुड. इट इज 10,000 into उसके 110, 110 रुपए, 10. राइट? 11 लाख. उसके डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू debentures 10% To to 10% debentures, securities premium to 10% to debentures बोलते 10% debentures हैं. to securities premium account. पहले में 11 लाख, 10 लाख, फिर 1 लाख. ओके, ऐसा नहीं बोलते एंटी,
आप पहले एंट्री बोलते हो, बाद में अमाउंट बोलते हो। एक्चुअली एंट्री बोलने का तरीका ऐसा है बेटा कि हम ऐसे बोलते हैं कि डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख टू 10% डिबेंचर्स 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1 लाख। क्लियर है? इंपॉर्टेंट नोट, बाकी तो आपको इंपॉर्टेंट नोट पता है, थर्ड इंपॉर्टेंट नोट आपको नहीं पता होगी, पर वापस रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन द इशू प्राइस इज पेएबल इन द लंप सम, आपको पता ही है कि ये पूरा पैसा किस अकाउंट से जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट से जाएगा। अगर वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाया जा रहा है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अलग बनेगा, राइट, और उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद उसके फर्स्ट कॉल वगैरह वगैरह। याद रखिए, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज प्रिज्यूम्ड टू बी पेएबल अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी इफ नॉट स्टेटेड अदरवाइज। एग्जैक्टली शेयर की तरह, अगर कुछ भी ना बोला हो सब में कि प्रीमियम कहाँ आएगा, तो आपको उसको अलॉटमेंट के साथ ही ले लेना है, राइट। और दूसरा, इक्विटी शेयर कैपिटल को वापस याद करो कि ऑलवेज ये ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे ही आता है। जैसे हम अभी अपने पास किया खुशी ने एंट्री, वैसे ट्रांसफर एंट्री के टाइम पे ही प्रीमियम आता है, पैसे आने के टाइम पे कभी प्रीमियम नहीं आता है। व्हेन यू ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द डिबेंचर्स अकाउंट, जैसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में, इसमें डिबेंचर्स में जब ट्रांसफर करेंगे तभी डिबेंचर्स का प्रीमियम आएगा। ओके, अभी टुकड़ों में मंगवाया जा रहा है। Lemon Tree Limited issued 5,009% debentures of 100 each at a premium of 20% payable at a premium of 20%। 20% का प्रीमियम यानी 100 रुपए का डिबेंचर्स पे 20% का प्रीमियम यानी 20 रुपये, यानी कि 120 रुपये। 120 रुपये का इश्यू हुआ। एप्लीकेशन पे 50 रुपया मंगाया और अलॉटमेंट पे बैलेंस, बैलेंस यानी कितना, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो 120 होना चाहिए, तो 70 में मान सकता हूँ। और ये भी नहीं बोला है कि प्रीमियम कहाँ पे है, एप्लीकेशन में है या अलॉटमेंट में है, तो क्या प्रिज्यूम करेंगे। जैसे थर्ड नोट मैंने वापस पढ़ी थी कि हमको प्रिज्यूम ये करना है कि इसको अलॉटमेंट में ही डालना है। कहने का मतलब ये अलॉटमेंट में जो बैलेंस अमाउंट है ना, उसके अंदर ही दो पार्ट होंगे। उसके अंदर एक पार्ट होगा 50 रुपीज फेस वैल्यू का और 20 रुपीज प्रीमियम का। क्लियर है ये? इसकी पहली एंट्री सोहेल पास करेंगे, हमको पूरा पैसे बराबर टाइम पे मिल गए, लास्ट में लिखा है सोहेल जी। यस सर। मैक्स को तो पूछा सर जाए बैंक तो अकाउंट, गायब हो जाता है। चलो आप बताइए। सर बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन बेटा, पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है। यस यस सर, डिबेंचर्स में डाल मत दो एप्लीकेशन। अभी। कितना? सर 5,000 into application into 50, वेरी गुड। 2,50,000। ओके, 2,50,000 का पैसा आया, और उसकी सेकंड एंट्री क्या आएगी यस बेटा? सर, अपोजिट डिबेंचर एप्लीकेशन to 9% debenture वेरी गुड। in that same amount, 2,50,000। 50,000। ओके, नेक्स्ट एंट्रीज वैष्णवी पास करेगी अलॉटमेंट के लिए। Sir, debenture allotment 3,50,000. ओके, Two debenture 9%, 2,50,000. Two securities premium 1 lakh. ओके, 20 रुपीज के हिसाब से 1 लाख, फाइन। और बाद में पैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे? And two debenture allotment 3,50,000. Very good, right? So this is how the entry should look like. I hope you're getting this now. Clear? ये तो हो गया प्रीमियम। प्रीमियम तक तो सब कुछ हमको पता ही था, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल में ये सब कुछ हमने देखा हुआ ही है, राइट? उसमें कुछ नया नहीं है। पर अगर डिस्काउंट में डिबेंचर को इश्यू किया जाए तो क्या? नाउ दिस इज समथिंग न्यू इन हियर, राइट? क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर ही एक ऐसी चीज है जिसको हम डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं। डिबेंचर्स आर सेड टू हैव बीन इश्यूड एट डिस्काउंट अगर हम उसको कम पैसा मंगवाए, यानी 100 रुपए का अगर डिबेंचर है और हम पैसा मंगवाते सिर्फ 95 रुपीज, तो हम बोलेंगे वी आर इश्यूइंग द डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, हम डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। इट मीन्स डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹5, 5 रुपीज
डिस्काउंट पे है, राइट। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट है उसको हम डेबिट कहाँ करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे। क्लियर? अभी याद रखिए, जैसे प्रीमियम जो होता था, अगर आप याद करो, राइट, यहाँ पे ऊपर देखो, प्रीमियम क्रेडिट कर देते हम। क्यों क्रेडिट कर देते हम? बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर द बिजनेस। जैसे पैसा ज्यादा आ रहा है ना, 100 रुपए के डिबेंचर्स पे 120 रुपए आ रहा है, तो क्रेडिट करने का मतलब ये होता है कि एक्सेस पैसा क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इनकम हो रही है, एक्सेस पैसा है। वैसे डिबेंचर डिस्काउंट क्या होगा? तो फिर डिबेंचर डिस्काउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि वो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, यानी पैसे आने के टाइम पे ही कम पैसा आ रहा है। तो अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एंड इफ इट्स एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, डेफिनेटली वी नीड टू कंसिडर एज अ डेबिट। एक चीज और मैं बता दूं, ये डिबेंचर डिस्काउंट इट इज नॉट जस्ट एन एक्सपेंस, बट इट इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। मैंने पहले भी समझाया था आपको ये, राइट। डिबेंचर डिस्काउंट अभी तक आया नहीं था, पर अभी आ रहा है। इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है, और इसको फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से भी जाना जाता है। याद करो, हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में जब समझा रहा था आपको लास्ट बुक में, जब हम पार्टनरशिप कर रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी मैंने बताया 3 तरह के फिक्टिशियस एसेट्स आपको पढ़ा में आएंगे। एक तो था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, दूसरा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और तीसरा है डिबेंचर डिस्काउंट, राइट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये एक तरह का फिक्टिशियस एसेट्स क्यों है, मैं बता देता हूँ। पहले ये समझ लो कि इसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों बोलते हैं। क्योंकि भले ही ये डिस्काउंट अभी हम देते हैं, उसको राइट ऑफ किया जाता है, उसको राइट ऑफ जब हम उसके खर्चों, क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत टाइम के तक हमको मिलता है, जब हम उसको राइट ऑफ भी कर देते हैं ना, तो वो जो राइट ऑफ करने का जो अमाउंट है, उसका बेनिफिट बहुत अरसों तक हमको मिलता है। एक बात मुझे बताओ, हम डिबेंचर पे डिस्काउंट क्यों देते हैं? किसी के पास अगर जवाब हो तो आप जस्ट सोच के बताओ 2 मिनट के लिए। Why we used to pay the discount when we are issuing the debentures? डिबेंचर इशू करने का, जैसे हम कंपनी है और हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं बेटा मार्केट में, जैसे हम डिबेंचर को दे रहे हैं और सामने पैसे ले रहे हैं, तो 100 रुपए लेने के बजाय हम 90 रुपीज ले रहे हैं, कम पैसा ले रहे हैं, राइट। अगर हम कम पैसा ले रहे हैं तो उसमें हमारा क्या फायदा? ज्यादा लोग खरीदेंगे। यस, हम पे हमारे डिबेंचर ज्यादा लोग खरीदेंगे, एंड डेफिनेटली हम पे थोड़ा ट्रस्ट रहेगा कि ये सस्ते में दे रहा है, राइट। हमको पैसे कम देने हैं, जब रिडीम्पशन होगा तब हमको पूरा पैसा मिल जाएगा। 90 रुपीज मिले रहा है, 100 रुपए वापस दे देगा, एंड दैट इज द रीजन। ये एक तरह की गुडविल बनाता है फर्म के लिए, राइट। हमारे नाम क्रिएट करता है मार्केट में कि ये कंपनी ने कुछ अच्छा किया। नाउ दैट इज द रीजन, ये गुडविल क्रिएट करने के लिए ही हम डिस्काउंट दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये गुडविल की वजह से लॉन्ग टर्म बेनिफिट कंपनी को होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं, पर बहुत लॉन्ग, और इसीलिए उसको फिक्टिशियस एसेट के नाम से जाना जाता है, या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? समझते? क्योंकि इसका राइट ऑफ भी आएगा, जैसे डिस्काउंट हम करेंगे तो उसका राइट ऑफ आएगा। तो राइट ऑफ को समझने के लिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डिस्काउंट दिया क्यों जाता है। नाउ the discount or the loss on the issue of debentures is debited when the allotment of the debentures is made and the allotment money becomes due. हम जब allotment करते हैं तब डिस्काउंट दिया जाता है और allotment पैसा ड्यू होता है। याद रखिए, प्रीमियम और डिस्काउंट अगर बोला ना हो क्वेश्चन में, तो दोनों ही अलॉटमेंट पे ही आते हैं। डिबेंचर डिस्काउंट ऑलवेज अलॉटमेंट पे ही आता है, क्योंकि वो बोला नहीं जाता कि डिस्काउंट कहाँ पे है। इट इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर द लॉस इज इंकर्ड। जिस साल हम डिबेंचर ऐसे कम भाव में इशू करेंगे, उसी साल उसको लॉस क्रिएट कर देना है। यानी फॉर एग्जाम्पल, 1000 डिबेंचर्स 100 रुपए की बजाय 90 रुपए में इशू किए गए, तो 10 रुपए का जो लॉस हुआ वो उसी वक्त हमको बता देना है। खुशी भी चली गई? ओके, आ गई वापस। इट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिटर्न ऑफ कैसे होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिटर्न ऑफ हो जाएगा, राइट। इफ इट एग्जिस्ट, अगर है तो, यानी जैसे लॉस तो पहले बुक कर देंगे, बाद में उसको राइट ऑफ जब करना है ना, तो राइट ऑफ कैसे किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के सामने राइट ऑफ किया जाएगा, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास पड़ा है तो। अगर ना पड़ा है तो हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकालना पड़ेगा। हम देखेंगे ये पैसा कैसे राइट ऑफ होता है, कैसे निकाला जाता है, हम समझेंगे, राइट। उसकी अकाउंट ट्रीटमेंट क्या है।
आपको समझ में इजीली आ जाएगा। पर इंपॉर्टेंट नोट, Accounting Standard 16, borrowing cost prescribes that the loss on issue of debentures to be written off in the year in which it is incurred. हमको उसी साल वो लॉस को राइट ऑफ कर देना है जिस साल हमने वो डिबेंचर्स को इशू किया, राइट? जिस साल हमने इशू किया उसी साल राइट ऑफ कर दो। कहने का मतलब अगर हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए 90 रुपए के भाव पे और उसमें 10 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है, राइट? हमारे पैसे तो आए होंगे, फिजिकल पैसे कितने आए होंगे? 90,000 रुपए और 10,000 रुपए डिस्काउंट का गया है, राइट? तो ये डिस्काउंट जो लॉस हुआ ना, इसको राइट ऑफ भी करना पड़ेगा ना ये लॉस को, तो राइट ऑफ भी उसी वक्त हो जाएगा। क्लियर है? यानी राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? इसको निकालेंगे पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, या एसपीआर लिख दो शॉर्ट में, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से निकालेंगे, राइट? अगर हमारे पास पड़ा हो तो, अगर ये 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में नहीं पड़ा हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से निकालेंगे पैसा। देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे उसके लिए हम ट्रीटमेंट हम आगे समझते हैं। आज के लिए मैं आगे नहीं जाने वाला, राइट? डिस्काउंट एक क्रूशियल टॉपिक है, राइट? यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। डिस्काउंट का थोड़ा ही मैंने ओवरव्यू समझाया है। आज से मैं समझना चालू करूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपके हो गए प्रीवियस सभी सम्स क्लियर कट? तो हम सम्स की तरफ जाते हैं बेटा। फागुन, सोहेल, खुशी, वैष्णवी। Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. Let me move towards the practical problem. And the practical problem also. Okay, you can start with the basic sum, right? Premium और कैश वाले sums जो है, मैं 4 sum ही दे रहा हूँ, 1 2 3 4, but you can do more also, but they are very easy sums. You can okay, आज नहीं तो कल होमवर्क में तो आने ही वाला है, 5 6 7 8 आप जितना करना चाहो, पर आज के लिए मैं सिर्फ 4 sum ही लिखूंगा। क्लियर? असाइनमेंट में, ये चैप्टर में। That's it for today. I'm not going to go further than this. मैं इसको बुकमार्क बना के दे देता हूँ जरा। Tomorrow we'll meet again. Just a minute. Okay. So tomorrow we'll meet again. Just in case you have doubt, you can ask me now, beta. बोलिए। Everything is clear now? अभी तक यहाँ तक clear है सब कुछ? Fine. Sir, So हाँ बेटा। sir, I have submitted the fees. You have submitted? Okay, I have not checked it. मुझे एक बार check करके मैं देख लेता हूँ बेटा। मुझे याद नहीं है। Right? Let me check and I'll get back to you. Fine? That's it. जिन्होंने नहीं की है submission, वो submission कर दे, बस मैं उतना ही चाहता हूँ। जिनका बाकी है। I was not aware about it. I need to look at the statement now. Fine. That's it. Goodbye and take care, beta. Fine? Bye, Bye. sir. Bye, beta.